ये क्लियर होना चाहिए कि इज़राइल इस बार पीछे हट के अमेरिका को आगे करना चाह रहा है और ये उसको ये लग रहा है कि ईरान इज़राइल पे हमला नहीं करेगा, बल्कि ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। देखें, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ईरान में एक मिलिट्री एक्सपर्ट है, उन्होंने एक चीज़ कही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ें। एक तो आयतुल्लाह खामेनेई का बोलना कि ये बार रीजनल वॉर होगा, दूसरा उस मिलिट्री एक्सपर्ट का ये कहना कि हम क्यों जाके अमेरिका पे हमला करें, जबकि दुबई में 5 ऐसी लोकेशंस हैं जो जिस पर हमले से अमेरिका हिल जाएगा। उनके इकोनॉमिक पावर और इकोनॉमिक मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा सेटअप दुबई में है। उनका सिलिकॉन नाम का जो उनकी वैली, सिलिकॉन वैली की कॉपी उन्होंने दुबई में बनाई है, जहां से वो एआई का पूरा मेंटेन करते हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उनका पूरा मेंटेन होता है। वहां पर उनका जो जो उनके शीशे के घर पूरे मिडल ईस्ट में मौजूद हैं, वो अगर मौजूद हैं तो हमें दूर जाके मारने की क्या जरूरत है। तीसरी चीज, जो मार्क रूबियो ने कहा था कांग्रेस में कि भाई 50,000 हमारे सोल्जर्स हैं और उनकी मिसाइल्स में एक्यूरेसी है कि वो मार सकते हैं, और 2 बार ईरान ने 2020 और 25 में मार चुका है। तो हमारे लिए क्लियर होना चाहिए कि, देखिए मैं एक मिसाल के जरिए से बात क्लियर कर दूं, ये बार जंग जो है बॉक्सिंग मैच है। बॉक्सिंग मैच में दोनों पार्टीज के ऊपर एयर कंट्रोल है और दोनों पार्टीज एक दूसरे को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जहां चाहे वहां मार सकती हैं। तो अगर अमेरिका मार सकता है तो ईरान भी मार सकता है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। फर्क क्या बचता है? फर्क ये बचता है कि कौन मार खाने के बाद लड़ने के लिए तैयार होगा। ईरान ने 12 दिन मार खाई, 1000 से ज्यादा लोग मरे, लेकिन जैसे ही जंग खत्म हुई, ईरान के अंदर जश्न मनाया गया। क्यों? क्योंकि एक तरफ पूरी दुनिया है, एक तरफ ईरान अकेला है। ईरान तो हीरो बन गया ना। आज पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर आयतुल्लाह खामिनाई इज by far the best leader that Muslim Sunnis follow today। आप इंडिया में चले जाएं, पूछ लें। तो ईरान की जो पोजीशनिंग है इस वक्त, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो आइडियोलॉजिकली हो, चाहे वो हक और बातिल और नैतिकता के हिसाब से हो, ईरान इस वक्त सुप्रीमसी की पोजीशन के ऊपर है। और इजराइल को डरना चाहिए, क्योंकि अगर ये जंग शुरू हुई तो इजराइल के लिए बहुत खतरनाक होगा। मैं सिर्फ, हम आपके एक पैनलिस्ट ने बात कही थी, मैं उसको एक क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं जी। कि वो कह रहे थे कि ईरान चाहता है कि हम इजराइल खत्म हो जाए, है ना। मैं ये कहना चाहता हूं ईरान क्या चाहता है। आयतुल्लाह खामिनाई के शब्दों के मुताबिक मैं आपको बताता हूं। ईरान कहता है कि हर मुल्क जिसके ऊपर फॉरेन ऑक्यूपेशन है, दूसरे मुल्क ने कब्जा किया है, उस मुल्क को आजाद होना चाहिए। जिस तरीके से हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ था, फलस्तीन आजाद होना चाहिए। यही महात्मा गांधी का दृष्टिकोण था कि महात्मा गांधी ने कहा था पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू द पैलेस्टीनियंस द सेम वे इंग्लैंड बिलोंग्स टू द इंग्लिश एंड फ्रांस बिलोंग्स टू द फ्रेंच। फ्रेंच पीपल। तो आयतुल्लाह खामिनाई का जो दृष्टिकोण है, मैं बहुत जल्दी क्लियर कर दूं। आयतुल्लाह खामिनाई ये नहीं कहते कि जूस को मार दिया जाए, बिल्कुल नहीं कहते। वो नहीं कहते क्रिश्चियंस को मार दिया जाए, बिल्कुल नहीं कहते। उनका कहना ये है कि पैलेस्टाइन में जो लोग 1948 से पहले रहते थे, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, ज्यूज हो, मुस्लिम्स हो, वो सब ओनर्स ऑफ द लैंड रिटर्न करें। एक रेफरेंडम हो और उस रेफरेंडम में साबित किया जाए कि वहां के लोग जिस प्रकार की हुकूमत चाहते हैं वो हुकूमत वहां पर बने। ये ईरान का ऑफिशियल स्टैंड है। और ये ईरान का स्टैंड, जो महात्मा गांधी है, नेल्सन मंडेला है, आयतुल्लाह खामिनाई है, सबका स्टैंड नैतिकता और मॉरल वैल्यूज के मुताबिक है। ठीक है, तो अब्बास ईरान साहब। चाहता है इजराइल खत्म हो, लेकिन इजराइल खत्म हो का मतलब ये नहीं कि लोग मरे, बल्कि वो मुल्क आजाद हो। जिस तरीके से हिंदुस्तान का मुल्क कॉलोनियल पावर से आजाद हुआ था, ये भी कॉलोनियल पावर से फलस्तीन आजाद। बेहतर अब्बास साहब, ठीक है। जनरल साहब आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद मुझे एम्बेसडर साहब के पास जाना, श्रुति मैम से क्लोजिंग कमेंट भी लेना है। हाँ जनरल साहब, देखिए अमित, मैं आपको दो तीन चीजें बताना एक चाहता हूं सवाल मेरा ले कि लीजिए हम बार सर, बार एक मेरा सवाल ले हैं। लीजिए। क्या हम हाँ, अमेरिका की पावर को अंडरस्टिमेट बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि आज की डिबेट में ऐसा है क्या? नहीं, मैं देखिए देखिए अमित, मैं अब आपका सवाल मतलब उसी सवाल का जवाब दे रहा था मैं। ये यू सरप्राइज टू से मैं जी। यही कह रहा था। देखिए, जब भी सेनाओं का कंपैरिजन होता है तो इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सेना कितनी बड़ी है, उसके पास क्या क्या है। हम्म। फर्क पड़ता है कि उस क्या में से पॉइंट ऑफ डिसीजन पर वो क्या ला करके लगा सकता है। राइट।
आपकी सेना कितनी भी बड़ी हो, आप अफगानिस्तान गए, 20 साल वहां रहने के बाद बेशर्मों की तरह वहां से वापस आ गए। आपकी सेना, आपकी इकोनॉमी कितनी भी बड़ी हो, आप वियतनाम गए, वहां से मार खा के वापस आ गए। ये एग्जैक्टली। वजह ये होती है कि आपकी ताकत, ये इस चीज पर निर्भर करती है कि जहां पॉइंट ऑफ डिसीजन है, वहां पर आपके पास अप्लाई करने के लिए क्या है। अब हम अमेरिका की ताकत को अंडरमाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका के 20 लाख सैनिक हैं, उसमें से कितने ईरान या मिडिल ईस्ट में पहुंचे हुए हैं। जब इराक का युद्ध हुआ था, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, 4 लाख सैनिक ग्राउंड पर थे। फिर आप क्या नहीं कर पाए, सद्दाम हुसैन को आपने गिरा दिया। फिर तो अब आज ईरान की दो और ताकतें, में ईरान वाले हमारे बैठे हैं वहां पर, उनको भी बता दूं, ईरान की दो ताकतें हैं। पहली ताकत ईरान की यह है कि उनका भूगोल उनके साथ है। जिस प्रकार की ज्योग्राफी है, जिस प्रकार की टेरेन है, उस टेरेन में आप फिजिकली आकर के हमला करके सालों तक उनको हरा नहीं पाएंगे, ये मैं आपको बता सकता हूं। आज आप देख लें, पिछले 5 साल से रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जबकि वहां पर इस तरीके का टेरेन का भी एडवांटेज नहीं है। आज उन्होंने ये बता रहे थे कि उन्होंने मिसाइल सिटीज बनाई हुई है जमीन के अंदर, वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे। तो मेरा ये मानना है कि हम किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। ये बात मैंने आपको शुरुआत में भी कही थी कि अमेरिका ठीक का है जो सर, बिल्डअप ज्यादा इस सर बार, ज्यादा वक्त वो, नहीं है मेरे पास। हाँ सर हाँ, सर तो हाँ, और दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि उनको, उनके पास ये जो आईआरजीसी है, वो आईआरजीसी ईरान की सेना नहीं है। ये आईआरजीसी जो है, वो ईरान की जो रजीम है, उस रजीम की को सिक्योरिटी निगहबान है, प्रदान करती है। उनका, हाँ, उनकी संरक्षक है। पॉइंट टेकन यस। सर। तो एम्बेसडर साहब मैं रजीम आपके चेंज पास आ जो रहा है, हूँ। उसको मेरे को लगता है इनको भूलना पड़ेगा। ठीक है एम्बेसडर, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट आपके लिए है। मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी जो अब्बास साहब कह रहे हैं और जिस तरह की बात जनरल साहब कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये अभी बातचीत का दौर और चलेगा। आप जो कहते हैं डिप्लोमेटिक रास्ते हमेशा खुले रहते हैं अमित, तो मुझे लग रहा है राउंड 3 राउंड 4 की उम्मीद अभी है। एम्बेसडर अमित साहब। जी, मैंने तो आपको हमेशा कहा कि मैं डिप्लोमेट हूं और मैं चाहता हूं कि डिप्लोमेसी प्रिवेल करे, वार नहीं। तो मैं तो चाहूंगा कि डिप्लोमेटिक तरीके से ही इसका समाधान हो। लेकिन अब ये सिचुएशन ऐसे दौर पे पहुंच गई है कि जहां पर अगर ये टैक्स से एग्रीड नहीं हुआ और उसमें अगर डिफरेंसेस काफी ज्यादा रहे, तो मेरे को लगता है कि अमेरिका अपने डोमेस्टिक कंपल्सन्स की वजह से या और जो भी उन्होंने अनाउंसमेंट किए उनकी वजह से वो अटैक करेगा। लेकिन अटैक वो कोई वार के रूप में नहीं करेगा, एक लिमिटेड जो आइडेंटिफाइड टारगेट्स है उनके ऊपर करेगा। और वो अटैक का रिटेलिएशन ईरान जरूर करेगा, लेकिन ईरान नुकसान भी पहुंचाएगा। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि ईरान की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा सके अमेरिका को कि वो बहुत घायल हो जाए। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये ग्राउंड वार तो है नहीं। अफगानिस्तान में तो ग्राउंड वार था, वियतनाम में भी ग्राउंड वार था, वो बड़ी अलग अब्बास साहब मैं आ रहा सिचुएशन हूँ आपके थी। पास, आ रहा हूँ। ये सिर्फ एयर वार होगा और लिमिटेड अटैक होगा, ठीक है कुछ सर। डैमेज करके वो यहाँ से चले जाएंगे, अपनी विक्ट्री क्लेम कर देंगे और फिर ईरान का अपना रिकंस्ट्रक्शन चलता रहेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। डन सर। अब्बास साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ क्लोजिंग कमेंट के लिए। श्रुति मैम के पास जा रहा हूँ। श्रुति मैम, आपका क्लोजिंग कमेंट पूरे करंट सिनेरियो किसी को भी लेकर। बॉक्सिंग मैच, एक हमारे पैनलिस्ट सर ने बोला बॉक्सिंग मैच होने वाला है, तो हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी बॉक्सिंग मैच का जीतने का तरीका ये नहीं होता कि आप कितनी जोर से घूसा मार सकते हो, आप कितनी जोर से घूसा खा सकते हो, ये भी आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। आप हाउ हार्ड कैन यू टेक अ बीटिंग। नाउ अनफॉर्चुनेटली फॉर ईरान, क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस हैं, उसकी इकोनॉमिक अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, प्रोटेस्ट आज भी लॉन्च हुए हैं और वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि शांति बनाए रखे, तो वो ऑलरेडी बैकफुट पे चल रहा है। अमेरिका फ्रंट फुट पे है। आपने उसका थोड़ा नुकसान किया, जरूर कर सकते हैं। सब नहीं जाएंगे गोले, जैसे हम हर बार बोल रहे हैं कि कुछ तो हो जाएंगे, सब नहीं जाएंगे, नुकसान तो वो भी झेलेंगे। लेकिन जितने दिन तक अमेरिका वॉर लाइक सिचुएशन आपके लिए रख सकता है, स्ट्राइक बाय स्ट्राइक, उतने दिन का शायद ईरान का आज का इकोनॉमिक स्टेटस नहीं रख पाएगा। अंदर की सिचुएशन हमें भी नहीं मालूम है, लेकिन इकोनॉमिक वाइज तो हम ये जान सकते हैं कि वॉर इज वेरी एक्सपेंसिव मशीनरी, आप उसको ज्यादा दिन तक नहीं चला सकता कोई भी बड़ा देश। लेकिन इजराइल और अमेरिका मिलके ज्यादा दिन तक चला सकते हैं ईरान की तरफ से। तो घूसा खाने की एबिलिटी यूएसए की ज्यादा है और घूसा मारने की एबिलिटी भी यूएसए की ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने वहां उस तरह से बना रखा है। लास्ट 60 सेकंड्स टू यू, 1 मिनट आपको दे रहा हूं। अब्बास साहब क्लोज करिए डिबेट को।
ठीक। जी वेडनेसडे को क्या थे? देखिए शायद नहीं, मतलब बता भूसा दो। खाने की ताकत जो है उसके लिए इरादों की जरूरत होती है, ठीक है। और ईरान ने 12 दिन की जंग में साबित किया कि करबला की जिसके पास आइडियोलॉजी है वो मार खा के खड़े रहता है, मैदान से भागता नहीं है। सीज फायर अमेरिका ने डिमांड किया था, ईरान ने डिमांड नहीं किया था 12 दिन की जंग के अंदर। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि ईरान के पास इस वक्त फ्रंट फुट इसलिए है बिकॉज ईरान कोई भी शर्त अमेरिका की नहीं मान रहा है। ईरान के पास फाइट बैक पावर ज्यादा है। हाँ, अमेरिका के पास हिट एंड रन वाली पॉलिसी है। ईरान ने क्लियर कर दिया है कि हिट एंड रन ये बार नहीं चलेगा। अगर मारोगे तो मार खाने के लिए तैयार रहो और लॉन्ग टर्म रीजनल वॉर के लिए तैयार रहो। अगर अमेरिका तैयार है लॉन्ग टर्म रीजनल वॉर के लिए तो ईरान भी तैयार है। और अमेरिका को पता चल जाएगा इस बार कि हकीकत में जंग में किसका दम, किसमें कितना ठीक है दम है। अब्बास साहब, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप डिबेट में आए। जनरल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। श्रुति मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। मेजर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर